ऑफिसर्स अड्डा 247। आज हम रूरल बैंकिंग जो इलेक्टिव है हमारा एग्जाम संडे को, उसकी मॉड्यूल बी के डिस्कशन करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ यू कैन से मिनी मैराथन विल बी डिस्कसिंग टुडे। तो कल जितने भी स्टूडेंट्स ने मॉड्यूल ए की मिनी मैराथन अटेंड करी थी, दे मस्ट बी नोइंग दैट क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मिलेंगे, आंसर आपने करने एंड देन वी विल बी मूविंग ऑन टू एक्सप्लेनेशन। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दिस इज जस्ट अ मिनी मैराथन, राइट? इसके बाद जो आपको महा मैराथन मिलेगी विच विल बी कंडक्टेड ऑन सैटरडे, तो उसके अंदर और ज्यादा टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, which of the following was not a recommendation made by expert committee chaired by Dr. Prakash Bakshi concerning the short term cooperative credit structures? STCCS जो है हमारा शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, ये आपके पास स्टार्टिंग से नहीं था। इट वाज अल्टीमेटली यू कैन से formed after the recommendation of various expert committees, लेकिन स्पेसिफिकली आपसे रिकमेंडेशन कौन सी पूछी गई है यहाँ पे? By the committee chaired by Dr. Prakash Bakshi. So what will be the right answer here? PACS जो आपकी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं should function primarily as business correspondent species and not as financial intermediaries. Financial intermediaries की तरह function कर सकते हैं या नहीं PACS as per the recommendation of Dr. प्रकाश बख्शी। अभी के लिए आज के टाइम में क्या function perform कर रहे हैं वो, that is not the concerning area of this question. आपसे पूछा गया है according to the recommendation of प्रकाश बख्शी committee. Then district cooperatives unable to maintain CARAR of at least 9% should be merged with the other DCCBs. Merger की बात हुई थी, definitely it was there. STCBs and district cooperatives should be fully operational on CBS and provide RTGS, NEFT, ATM, point of sale services with no specific deadline. कोई deadline दी ही नहीं हुई है, विच रेजेस अलार्म, राइट? तो अगर आपने पढ़ा भी नहीं है ये पर्टिकुलर टॉपिक तो भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स शुड improve their internal systems, human resources, technology adoption. तो डेफिनेटली दीज वर द recommendations ऑफ प्रकाश बख्शी कमेटी, बट आपसे पूछा क्या है? नॉट अ recommendation. राइट आंसर विल बी व्हाट? क्विकली टेल मी। इट इज ऑप्शन सी। स्टेट कोऑपरेटिव्स और डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स को अगर आप फुल्ली ऑपरेशनल बना रहे हो सीबीएस पे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है कि आपके पास डेडलाइन ही ना हो कोई। फाइन, देयर विल बी सर्टेन डेडलाइन, स्पेसिफिक डेडलाइन वाज देयर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं हमारे पास। सो ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी सी आंसर दिया है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके पास जो एसटीसीसी है, ये जो एसटीसीसीएस हैं, इनके पास डॉक्टर प्रकाश बख्शी कमेटी की तो रिकमेंडेशन है, उसके अलावा कौन सी इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं वो भी जरूर से बताइए इन द कमेंट सेक्शन। So expert committee was constituted by RBI. Chairman was Dr. Prakash Bakshi in the year 2013. तो ईयर भी हमें याद रखना पड़ेगा। एजेंडा क्या था? टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर। तो आप ये बिल्कुल भी मत अज्यूम करना कि डॉक्टर प्रकाश बख्शी की जो कमेटी थी उसके अंडर ही एसटीसीसीएस का फॉर्मेशन हुआ। नो, दे वर ऑलरेडी प्रेजेंट, उनको सिर्फ रिव्यू किया गया था बाय दिस पर्टिकुलर कमिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स कौन से हैं? DCCBs, the district cooperatives which are not able to maintain CARAR of at least 9% should be merged with other DCCBs. तो merger की बात हुई थी, definitely it was there. The committee also proposed for setting up deadline for the STCBs, DCCBs to be fully operational on CBS, और इसीलिए आपका option C was a wrong statement and the correct answer. Providing RTGS, NEFT, ATM, POS, device based services and their coverage by the banking ombudsman scheme. तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम के भी एम्बिट में आ रहे हो, ऐसा रेकमेंड किया गया था बाय दिस पर्टिकुलर कमिटी। या तो डायरेक्टली बैंकिंग ओम्बड्समैन या फिर अ सिमिलर मैकेनिज्म एज कंपेयर टू द बैंकिंग ओम्बड्समैन होना चाहिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंटर था आरबीआई के द्वारा। आरबीआई हैज आल्सो एडवाइज्ड दैट द फॉलोइंग रेगुलेटरी क्राइटेरिया फॉर अमेलगमेशन एज डिटेल्ड हेयर अंडर शैल बी एडहर्ड टू। अमेलगमेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो था वो था सेकंड पॉइंट, financial parameters of amalgamated entities based on notionally
consolidated latest audited financial statements should be robust. तो आप amalgamation कब करोगे? जब आपको ये देखने को मिलेगा कि the financial statements of the financial entities they are robust. It should have its CRAR above the prescribed regulatory minimum, gross NPA below 7%, net NPA below 5%. तो ये दोनों चीजें भी याद रखेंगे हम. The gross NPA should be below 7%, net NPA should be below 5%. बाकी तो ट्रैक रिकॉर्ड, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, मैनेजमेंट पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, कोर्ट ऑर्डर कोई नहीं होना चाहिए प्रोहिबिटिंग पर्टिकुलर अमेलगमेशन, ये सारे तो कॉमन पॉइंट्स हैं. एग्जाम में हमसे डेटा ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए के नंबर्स आप याद रखना. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज नोन एज पैक्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट पूछिए आपसे स्टेटमेंट. अगेन यू हैव टू सिलेक्ट द राइट आंसर. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, फाइन. और एक चीज ये भी बताना आप कमेंट सेक्शन में, वेदर दिस इज कंसिडर्ड एज अ बैंक, एज अ नियो बैंक, या फिर हम इसको बोलते हैं नॉन बैंक. क्या बोलते हैं हम पैक्स को? जरूर से बताइए इन द चैट सेक्शन. So PACs were established following the first Cooperative Credit Societies Act passed in 1904. 1904 में एक्ट पास हुई थी, ऐसा लिखा गया है यहाँ पे. इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपने. नॉर्मली ऐसा जब ईयर होता है प्रायर टू इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, सो वी फील कि हाँ यही इनकरेक्ट होगा, बट देखते हैं क्या राइट है. A primary objective of PACs is to provide short-term, medium-term loans to the farmers. तो objective तो आप सबको पता ही होगा that we are providing assistance in the rural areas, but specifically short or medium-term loan दे रहे हैं या नहीं. Managing committee of a PACs generally consists of 10 to 15 members, 10 to 15 members, including a president and secretary. So 10 to 15 members होंगे, जहाँ पे एक president भी होंगे और एक secretary भी होंगे. किसमें? In the MC, that is managing committee. Most villages in India are now covered by the operations of PACs. तो डेफिनेटली व्हेन वी टॉक अबाउट पैक्स, कहीं ना कहीं एक रोबस्ट वे में उन्होंने स्प्रेड किए हैं अपने ऑपरेशंस थ्रू आउट द रूरल एरियाज ऑफ आवर कंट्री. विच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है आपकी ऑप्शन सी, जहाँ पे मैनेजमेंट कमिटी ऑफ पैक्स विच इज जनरली कंसिस्टिंग ऑफ 10 to 15 मेंबर्स लिखा हुआ है. व्हाट इज द राइट आंसर? डू लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. क्विकली बताओ इसमें क्या करेक्ट होगा. वेदर मैनेजिंग कमिटी हैज 10 to 15 मेंबर्स, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होते हैं या नहीं होते. ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द राइट स्टेटमेंट, वो होनी चाहिए थी जनरल बॉडी इलेक्ट्स अ मैनेजिंग कमिटी. तो जो एमसी है आपकी यहाँ पे, इट कंसिस्ट ऑफ 5 to 9 मेंबर्स. पैक्स में 5 to 9 मेंबर्स ही रहते हैं. एंड ऑल्सो इट इलेक्ट्स प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर टू लुक आफ्टर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो याद रखने स्पेसिफिक चीजें. अलग अलग सोसाइटीज, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए देयर आर डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट स्टिपुलेशंस, डिफरेंट रेगुलेशंस. सारे के सारे हमें याद रखने हैं. मॉड्यूल बी में भर भर के ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आई अंडरस्टैंड कि मैनी स्टूडेंट्स फील कि ओनली एसएमई फाइनेंस से ही क्वेश्चन आते हैं आपके मॉड्यूल बी में. ऐसा बिल्कुल नहीं है. कमिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे खासे पूछे जाते हैं. तो इसीलिए आई ऑलवेज से कि रूरल बैंकिंग का जो इलेक्टिव है, इट इज नॉट डिफिकल्ट. इट्स जस्ट द परसेप्शन इन द मार्केट कि आप एसएमई फाइनेंस पढ़ लो, उससे मॉड्यूल बी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे. उसमें एसएमई फाइनेंस में या फिर अप्रेजल वाले चैप्टर में जो हमारा 13th यूनिट है, उसके अंदर सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं. डेफिनेटली आई एग्री विद दैट. बट सिर्फ वो मुश्किल क्वेश्चंस करके हम एग्जाम निकाल लेंगे? आंसर इज नो. अगर आपने वो मुश्किल क्वेश्चंस कर भी लिए, स्टिल देयर आर मेनी बैंकर्स जो कि नहीं एग्जाम निकाल पाते. रीजन बीइंग वो इन टॉपिक्स को पढ़ के ही नहीं जाते हैं. तो आपने गलती नहीं करनी. So PACS, that is Primary Agricultural Credit Society, it dates back to 1904 when the first Cooperative Credit Society Act was passed. Almost 97% of the villages in the country are now covered by the operation of PACS. तो अच्छा खासा कवरेज है अब हमारे देश में.
पैक्स का। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ऑब्जेक्टिव आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन का पता होना चाहिए। जैसे पैक्स में यहाँ लिखा हुआ है, द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड cheap credit to the farmers in order to relieve them from clutches of money lenders। तो प्राइवेट मनी लेंडर्स के क्लचेस से कहीं ना कहीं हम छुटकारा दिलवाना चाहते थे अपने फार्मर्स को। दैट वाज द रीजन व्हाई पैक्स वाज फॉर्म्ड। मेन फंक्शंस क्या है पैक्स के? इट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स इन अकॉर्डेंस विद द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। तो आपके पास इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है मेंबर्स के, उनको कहीं ना कहीं हम प्रमोट करना चाहते हैं, सो दैट उनको बेस्ट डील मिले इन द मार्केट चीप क्रेडिट के फॉर्म में। टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स की बात नहीं होती यहाँ पे, मोस्टली यू विल फाइंड शॉर्ट टर्म लोन। उसके अलावा मीडियम टर्म लोन्स भी देते हैं। To promote the savings habit among the members, to supply agricultural inputs like fertilizers, seeds, insecticides and implements। फिर है टू प्रोवाइड मार्केटिंग फैसिलिटीज ऑल्सो फॉर द सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसेस। सो एक हैंड होल्डिंग एक्टिविटी होती है ना, कि जहाँ पे आप हर एक चीज जो है उसको इजी वे में देते हो अपने किसानों को, वही है पैक्स। हर एक चीज, चाहे आपको क्रेडिट चाहिए वो मिलेगा, आपको कोई इनपुट चाहिए एग्रीकल्चरल इनपुट वो भी हम देंगे आपको, आपको कोई मार्केटिंग फैसिलिटी चाहिए अपने गुड्स को बेचने के लिए, जो फार्म प्रोड्यूस है उसको बेचने के लिए, उसके लिए भी हम हेल्प कर देंगे। To supply the domestic products requirements such as sugar, kerosene, etc. Domestic products की requirement भी fulfill करता है PAX, fine. So it is a very important institution in our country and very well spread also. Okay, so this is what is the objective। उसके अलावा जो ये MC है, इसके आप constitution याद रखना, 5 to 9 members, president, secretary and treasury। Each society shall have a full-time paid secretary to maintain the accounts of the society। ये क्वेश्चन एक बार आया है रूरल बैंकिंग में 2023 में, आई गेस, कि आपके पास which of the following members will be designated to maintain the accounts of a society पैक्स के लिए। so the right answer was a secretary, right? उसके बाद ऑल द एग्रीकल्चरलिस्ट, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिजन्स, स्मॉल ट्रेडर्स इन द विलेजेस कैन बिकम द मेंबर ऑफ सोसाइटी। तो कोई भी मेंबर बन सकता है सोसाइटी का, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि आपके पास एक स्पेसिफिक डेजिग्नेशन एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन पे ही मिलेगी। पैक्स इशू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ स्मॉल वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द पर्टिकुलर सोसाइटी। तो जो शेयर्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स दिए जाते हैं, वैल्यू कितनी होती है उनकी? नॉर्मली ₹10 एंड ₹50 ईच टू देयर मेंबर्स, फाइन। तो आपके पास जो वैल्यू है 10-50 रुपीज की, वो इशू की जाती है बाय द पैक्स। द स्मॉल वैल्यू ऑर्डिनरी शेयर्स विल बी प्रोवाइडेड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक सोसाइटी, किस तरह की सोसाइटी है। Share capital forms an important part of the working of your PACs. Obtain loans from DCCBs, जो आपके district cooperatives हैं in case of 3-tier system, and state cooperatives in case of 2-tier system to cater to the needs of their members। तो कहीं ना कहीं आपके पास जो कोऑपरेटिव सिस्टम है उसकी इंटीग्रेशन का यूटिलाइजेशन होता है अंडर पैक्स, डीसीसीबी से भी और स्टेट कोऑपरेटिव से भी। Maximum borrowing power of the society is based on its liability and it differs from state to state। तो borrowing capacity जो है या फिर borrowing power जो है, it depends from state to state। कितनी liability है उसके हिसाब से ही आपको देंगे ना हम लोन भी। It is generally fixed at 1/6 or 1/8 of the total value of net assets of the solvent members। तो याद रखेंगे हम, solvent members जो हैं उनके थ्रू भी एक कैलकुलेशन का नंबर फिक्स किया गया है, which is 1/6 or 1/8 of the total value of the net assets of your solvent members, fine। सो यस, पैक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक पैक्स को, जरूर से एक बारी गो थ्रू कर लेना ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सारा का सारा आपके पास पैक्स का ही है। देन वी हैव लैम्प्स ऑल्सो, इसको एंड में देख लेंगे, लैम्प्स और पैक्स के जो एफएसएस है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज अबाउट द स्कार्ब्स।
तो स्कार्ब्स भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डू नॉट मिस सच टॉपिक्स। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले, चांसेस आर रियली हाई कि दोबारा से क्वेश्चंस आए। Which of the following groups of states have scarps that are federal in nature? तो scarps होता क्या है? If you know the full form, do let me know in the chat section. I will be telling you definitely, but आपको पता है तो जरूर से बताओ in the chat section कि क्या है scarps की full form. What is the right answer? Yes. Federal in nature. The following groups of states which are having scarps. Right answer is option C. हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान एंड तमिलनाडु। चलो देखते हैं स्कार्प्स क्या है। इट इज सिंपली द स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। फाइन, जो आपके अलग अलग बैंक्स हैं विच आर फॉर द functioning of rural development, specific function है उनका rural development, and they have somewhat similar structure with the state cooperatives. Along with that, there are primary cooperative agriculture and rural development banks also, जिनको हम बोलते हैं पी कार्ब्स। फाइन, पी कार्ब्स करके इनका हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो रखते हैं हमारे डिस्कशन में। सो दीज आर व्हाट, दीज आर रजिस्टर्ड एज कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हैं तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सारे के सारे। व्हाट इज द बेसिक एम? बेसिक एम आपका अगेन वही है कि आप लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करोगे अपने किसानों को। सो लॉन्ग टर्म लोन्स टू एग्रीकल्चरलिस्ट for minor irrigation, lift irrigation, land development, plant horticulture as well as farm mechanization. अब याद करो, अभी हमने पैक्स पढ़ा था, उसमें मीडियम और शॉर्ट टर्म लेंडिंग थी। यहाँ पे लॉन्ग टर्म लेंडिंग है, और लॉन्ग टर्म लेंडिंग ऐसा नहीं होता है एग्रीकल्चर के फील्ड में कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसीलिए दी जाएगी कि हमें लगता है कि इस किसान को लॉन्ग टर्म लोन की जरूरत है। नो, लॉन्ग टर्म लोन का मतलब रूरल बैंकिंग में, एग्री क्रेडिट में वो होता है जब आप एग्रीकल्चर के लिए मैकेनाइज्ड टूल्स को यूटिलाइज करना चाहते हो, उनको बाय करना चाहते हो। जैसे कि ट्रैक्टर हुआ, जैसे कि आपके पास कोई इरिगेशन के लिए प्रॉपर सेटअप हुआ, बिकॉज उसी में आप लॉन्ग टर्म लेंडिंग करते हो इन दी रूरल क्रेडिट। द ARDBs आर नॉन बैंक्स। ये सारे के सारे जो ARDBs हैं, चाहे आप स्टेट कोऑपरेटिव बोलो या फिर आप बोलो प्राइमरी कोऑपरेटिव, दीज आर नॉन बैंक्स। फाइन, एंड दे आर नॉट गवर्न्ड बाय प्रोविजंस ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। NABARD provides refinance to viable ARDBs, mainly for the investment credit loans under Section 25 of the NABARD Act 1981। So याद रखेंगे हम, जो SCRs and PCRs both are non banks। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द एग्जामिनेशन स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे। जो है अगर क्वेश्चन आए तो हमने क्या टिक करना है, दैट दीज आर द नॉन बैंक्स। अभी currently there are how many SCRBs? We have 13 fully functional SCRBs with a network of 789 branches. Out of the functional SCRBs, 5, that is Gujarat, Jammu Kashmir, Puducherry, Tripura and Uttar Pradesh are unitary in nature। Fine, unitary मतलब singular, जहाँ पे सारे के सारे rules regulations almost same ही होंगे। 6 are there, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु जो हैं फेडरल इन नेचर। वाइल इन हिमाचल प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल यू विल फाइंड अ मिक्स्ड स्ट्रक्चर। तो तीनों स्ट्रक्चर यूनिटरी, देन वी हैव फेडरल एज वेल एज मिक्स स्ट्रक्चर। कौन से स्टेट्स में है, यू मस्ट नो दैट। आंध्र प्रदेश में स्कार्ब्ड वाज मर्ज्ड विद आंध्र प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इन 1995 टू फॉर्म द इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि स्कार्ब्स आपको समझ में आया होगा क्या क्या इसके फंक्शंस होते हैं, किस तरह से हम हेल्प करते हैं एग्री क्रेडिट में वाया दी स्कार्ब्स। नाउ लेट्स सी द लैंप्स।
लैम्प्स इज सिंपली द लार्ज साइज्ड आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगेन कोऑपरेटिव सोसाइटी ही है। इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैम्प, या फिर लैम्प स्टैंड्स फॉर व्हाट। It has been set up on the recommendation of the study team committee on cooperative structure in tribal areas under the chairmanship of Shri Baba। तो नाम याद रखेंगे, श्री बाबा, अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। तो लैम्प्स कहीं ना कहीं सेटअप कब हुई थी ये वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर दी आदिवासी लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी इन 1971 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ श्री बाबा। These societies operate mainly in hill and tribal areas। तो आदिवासी या फिर आप ट्राइबल एरियाज जिनको बोलते हैं वहीं पे मेनली सोसाइटीज होती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूडिंग दोज फॉर मीटिंग सोशल ऑब्लिगेशंस, कंज्यूमर रिक्वेस्टिक्स अंडर सिंगल रूफ। तो सोशल ऑब्लिगेशन मतलब उनको अपने पर्सनल काम के लिए भी अगर लोन चाहिए, दे कैन हैव वन पार्ट ऑफ द लोन फॉर दैट पर्पस। To provide technical guidance in the intensification and modernization of agriculture, to supply of inputs and essential commodities, and to arrange for the marketing of agricultural and minor forest। फाइन। तो आपके पास सारे के सारे जो ये objectives हैं, these are very very important for the examination। most important being कि आप being a farmer in the tribal area, you want them to have the agricultural inputs जो कि modern है। तो modernization of agriculture पे खासा ध्यान दिया जाता है under the LAMPS framework। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो लैम्प्स इज फॉर्म्ड इन अ कॉम्पैक्ट एरिया हैविंग पॉपुलेशन ऑफ 10,000, अप्रोक्सीमेटली 10,000 की पॉपुलेशन है जिन एरियाज में वहाँ पे हैं ये सारे के सारे लैम्प्स सोसाइटी, and majority of whom should be tribal। Membership restriction is there, 70% of the members should be tribals, 30% can be non-tribals। तो 70-30 का रेशियो जो है वो मेंटेन किया गया है इन लैम्प्स फ्रेमवर्क। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहाँ है? अब देखो सोसाइटीज हैं तो किसी बैंक से ही लोन लेंगे ना, फाइनेंस लेंगे। तो कोऑपरेटिव बैंक्स या फिर कमर्शियल बैंक्स यहाँ से बोरोविंग्स करते हैं लैम्प्स। एंड बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में अगर हम देखें, so the management is vested with the managing committee which is composed of 3 government nominated directors, 9 tribal and non-tribal elected directors। So you have the nominated directors as well as the elected directors। Nominated directors कितने हैं? There are 3 nominated and 9 we have the tribal as well as non-tribal elected directors। and mostly you will find जो elected directors हैं इसमें मेजॉरिटी आपका ट्राइबल डायरेक्टर्स की ही होती है। परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो 1971 में जब रिकमेंडेशन हुई थी उसके बाद फ्रेमवर्क आया है, तब से लेके आज तक क्या क्या चीजें चेंज हुई हैं, क्या क्या बेनिफिट मिले हैं लैम्प से। तो lamps in tribal areas provide concessional finance to tribals, which include short-term, medium-term consumption loan to carry on their agricultural operations, allied activities, and to meet other social purposes, रिस्पेक्टिवली एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो भी आपकी अलाइड एक्टिविटीज हैं उसके लिए लोन चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए, मीडियम टर्म के लिए चाहिए, कंजम्पशन के लिए चाहिए अपनी फॉर द एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, तो सभी के लिए आपको लोन दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द लैम्प्स approximately 75% they are registered in the country, and they are concentrated in the state of Madhya Pradesh, Bihar, Maharashtra and Odisha। so अगर क्वेश्चन आता है लैम्प्स में मेजॉरिटी स्टेट्स कौन से हैं, सो जहाँ पे आपके पास मैक्सिमम लैम्प्स आर प्रेजेंट, सो एमपी, ओडिशा, देन वी हैव महाराष्ट्र एंड बिहार। तो ये याद रखना आप, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट्स फॉर लैम्प्स। ठीक है, ओके। सो लार्ज साइज आदिवासी डन। 10,000 अप्रोक्सीमेटली पॉपुलेशन है जिनकी वहां पे ही ये देखने को मिलते हैं। Now let's move on to the next question. In which year was the National Cooperative Development Corporation NCDC established? कौन से year में हुई थी NCDC established? Simple question है। Correct answer is 1963। Option B will be the right answer। So the National Cooperative Development Corporation established by the Act of Parliament in 1963 as a statutory corporation under the Ministry of Agri and Farmers Welfare।
planning, promoting and financing the programs for production, processing, marketing, storage, export and your import of agricultural produce, ये सारे के सारे जो हैं कहीं ना कहीं आपका जो काम करते हैं एनसीडीसी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ओवरऑल, हमें जो एक्चुअल में फायदा देखने को मिलता है एनसीडीसी का, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का, वो देखने को सबसे ज्यादा मिलता है इन दी ऑल्टरनेट इनकम जनरेटिंग स्ट्रीम्स, जो कि हैं वी हैव लाइक पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, हैंडलूम की एग्रीकल्चर के अपार्ट, अलावा एग्रीकल्चर के अलावा आप कहाँ कहाँ पे हेल्प कर सकते हो फार्मर्स की इनकम इंक्रीज करने के लिए। सो एनसीडीसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन दैट पर्टिकुलर डोमेन ऑल्सो। एग्जाम के लिए याद रखना स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, एक्ट के थ्रू आई थी, दैट इज व्हाई इट इज स्टैट्यूटरी। और कब इस्टेब्लिश हुई है? 1963 में। फिर आ जाते हैं आरबीआई कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी इन 2001 टू एग्जामिन द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। हु चेयर्ड दिस कमिटी? और इसी तरह का क्वेश्चन आपसे इन 2024 पूछा गया था। फाइन, स्टूडेंट्स वर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि फ्लो ऑफ क्रेडिट के लिए तो बहुत सारी कमिटीज होंगी, बट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर। 2001 में कौन सी कमेटी आई थी? राइट आंसर विल बी व्हाट? वाई वी रेड्डी, सी रंगाराजन, वाई वी एस व्यास या फिर रघुराम राजन? 2001। The right answer is option C, V.S. Vyas. So RBI in 2001 constituted a committee under the chairmanship of Dr. V.S. Vyas on flow of credit to agri and related activities from the banking system, which examined relevance of RRBs and rural credit system and the alternatives for making it viable. Why it is important? याद रखना आप, RRBs जो हैं इसी साल कंसोलिडेशन प्रोसेस उनका इनिशिएट हुआ था, राइट, मई के अंदर। और दैट मेक्स दिस पर्टिकुलर टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द अमेलगमेशन ऑफ वेरियस आरआरबीज। उसी की डिस्कशन के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा दैट व्यास कमिटी वाज हाईलाइटेड। So the consolidation process thus was initiated in year 2005 as an offshoot of Dr. Vyas committee recommendation। क्योंकि देखो relevance of RRBs ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल स्टडी किए होंगे, है ना। रेलिवेंस का मतलब ये है कि ओवरऑल फ्यूचर क्या है आरआरबीज का हमारे देश में। मल्टीपल आरआरबीज हैं एक स्टेट में, क्या उसको हमें कंसोलिडेट अमेलगमेट करना चाहिए या फिर जैसे चल रहा है वैसे चलने देते हैं। तो फर्स्ट फेज ऑफ अमेलगमेशन वाज इनिशिएटेड sponsor bank wise within the state in 2005. Second phase was across the sponsor banks within the state in 2012. तो first phase of amalgamation RRBs का 2005 में आया, फिर 2012 में। आई होप कि आप सबको पता होगा कि एक स्पॉन्सर बैंक होता है आपके पास आरआरबीज का, और उन्हीं के थ्रू वी ट्राई कि कंसोलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो, वही 2005 में स्टार्ट भी हुआ था। The process was initiated with a view to have better customer service by having better infrastructure, computerization, experienced workforce, etc. Amalgamated RRBs also benefit from larger area of operation, enhanced credit exposure limits for high value, diverse banking activities. As a latest of as the result of amalgamation, number of RRBs has reduced from 196 to 56। तो 2015 में आपके पास जो आरआरबीज हैं उनका नंबर कितना था? 56 ही रह गया था। नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ आरआरबीज इंक्रीज टू 20024 टू 20,024 एज ऑन 31st मार्च 2015। ओके, तो हमें 2015 का नंबर याद रखना है, कितने थी आरआरबीज? 56। और ये कंसोलिडेशन का प्रोसेस कहीं ना कहीं इट स्टेम्स फ्रॉम दिस कमिटी ओनली, वीएस व्यास कमिटी, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है 2001 की कमिटी। फिर उसके बाद जो लेटेस्ट अपडेट आई थी हमारे पास फ्रॉम द डीएफएस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, they said that 26 RRBs in fourth phase of amalgamation are there right now. So fourth phase of amalgamation, कहीं ना कहीं जो current phase of amalgamation देखने को मिला है उसी को बोला जा रहा है। जो प्रीवियस 3 phases गए थे, phase 1 में financial year 2006 to financial year 2010, the number of RRBs they reduced to 82। फिर उसके बाद फेज 2 अभी जो हमने देखा 2015 वाला, उसमें 56 ब्रांच 56 आरआरबीज रह गए थे। फेज 3 जो कि खत्म हुआ फाइनेंशियल ईयर 2021 में, तब हमारे पास 43 आरआरबीज वर देयर। फाइन,
तो डेफिनेटली आपका जो ये प्रिंसिपल है, वन स्टेट वन आरआरबी, नाउ इट हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। मैक्सिमम जो आप बोल सकते हो स्टेट्स हैं वहाँ पे ऑपरेशन भी स्मूथली रन कर रहे हैं, एंड इट इज़ अ गुड थिंग, राइट। थोड़ा सा आप को इनिशियली इनकन्वीनियंस हो सकता है बैंक्स को, बट लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो इट्स अ वेलकम मूव। नेक्स्ट आते हैं नीडा पे। व्हाट इज नीडा? इट इज नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नीडा इज आर करेक्ट? तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस है तो डेफिनेटली इंफ्रा के लिए कुछ ना कुछ फाइनेंस मिलेगा हमें। नीडा provides flexible long-term loans to state governments, state-owned corporations for various infrastructure projects. NIDA exclusively funds public-private partnership projects in rural areas. Financing under NIDA helps ease the state budget constraints by offering scope for off-budget and on-budget borrowing. तो एग्जाम में ना आपको नीडा ही लिखा हुआ आएगा, दिस विल बी आस्क्ड। ये फुल फॉर्म तो यहाँ पे आपको दिख रही है, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो दे विल आस्क अबाउट नीडा ओनली, क्योंकि अगर फुल फॉर्म ही बता दी और आपने नहीं पढ़ा हुआ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन आंसर करना। The right answer will be option C, 1 and 3 only. Fine. It provides flexible long-term loans, definitely infrastructure के लिए. And third one, the financing under this particular NIDA, it helps to ease the state budget constraints. So NABARD अगर फाइनेंस कर रहा है तो स्टेट को अपनी साइड से फंड्स रखने की जरूरत नहीं होती फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटीज इन द रूरल एरिया स्पेसिफिकली। यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है, नीडा एक्सक्लूसिवली फंड्स द पीपीपी प्रोजेक्ट्स इन रूरल एरियाज, तो एक्सक्लूसिवली पीपीपी, इट इज नॉट लाइक दैट। देखते हैं क्या है एग्जैक्ट यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। सो नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, नीडा वाज डिजाइन्ड बाय नाबार्ड टू फंड द प्रोजेक्ट्स फॉर एग्री इंफ्रा, rural connectivity, renewable energy, power transmission, drinking water and sanitation, and other social and commercial infra by offering flexible long-term loans to state government and state-owned corporation। तो state governments को लोन दिए जा रहे हैं तो स्टेट को अपने ट्रेजरी से पैसा रखने की जरूरत नहीं होती है फॉर मेनी प्रोजेक्ट्स। दिस न्यू विंडो ऑल्सो कवर्स public private partnership and non PPP projects, fine। so non PPP projects भी आपको देखने को मिलेंगे, and the PPP projects also to be undertaken by registered entities like corporates or the companies or the cooperatives for funding rural infrastructure projects। Financing under NIDA offers scope for off-budget and on-budget borrowing to state governments and aids in easing the state budget constraints। तो ऑफ बजट मतलब जो उन्होंने प्लान नहीं किया हुआ था, और ऑन बजट मतलब जो प्लान करेंगे वो, बिकॉज नीडा ऑलरेडी उनको फंड्स प्रोवाइड कर रही है स्टेट्स को, तो कहीं ना कहीं एक बेटर प्लानिंग कर सकते हैं स्टेट्स अपने पर्टिकुलर बजट की। Next, UPNRM. What is UPNRM? Umbrella Program for Natural Resource Management. So, which of the following statements about the Umbrella Program for Natural Resource Management is are correct? जल्दी से बताओ इसका करेक्ट आंसर। आई थिंक ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, दी प्रीवियस ईयर्स उन्होंने नहीं पूछा है UPNRM, तो चांसेस आर हाई कि इस बार पूछ लें। This project was launched by NABARD in collaboration with KFW and GIZ। अब देखो KFW GIZ की फुल फॉर्म नहीं लिखी हुई यहाँ पे, तो you won't be able to understand, to able to decipher कि क्या है ये। और इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा आपको, they won't be giving you the full forms। It primarily focuses on providing financial assistance for large-scale industrial projects related to natural resources। Natural resources से related projects हैं, because यहाँ पे देखो natural resource ही लिखा हुआ है। The program supports a wide range of community-based natural resources management initiatives, including sustainable agriculture, water conservation, and ecotourism। So what will be the right answer? Correct statement ही पूछिए आपसे। The right answer is option C, 1 and 3 only। Again, आपके पास जो primary focus है, it is not on providing the financial assistance for large scale industrial projects। What is the right answer then? So umbrella program for natural resource management, it was launched by NABARD in 2008-9 in collaboration with CRE, DIT, and STALT for Weird
डेर राउफ बाओ, फाइन, सो रशियन टर्म है ये, KFW, एंड GIZ डॉश Gesellschaft für International सूजा मैना आर्बिट, फाइन। तो इस तरह से आप मतलब पढ़ सकते हैं इसको इफ यू वांट, बट नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। envisages loan and grant support to community based natural resources management projects, fine, so definitely this is one of the important international और global collaboration जिसके थ्रू नाबार्ड ये प्रॉपर मैनेज करता है आपके नेचुरल रिसोर्सेज। NABARD has successfully demonstrated business models in a variety of initiatives under this particular project, including SRI, System of Rice Intensification is one of the particular project. उसके अलावा शुगर केन के लिए जो सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव है, कॉटन के लिए BCI है, all these with drip irrigation, integrated biogas, eco tourism, all these we have seen in the implementation phase। ऐसा नहीं है कि अभी डेवलप हो रही है, ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, फाइन। तो ऑब्जेक्टिव आई होप आपको समझ में आया होगा। इट इज व्हाट, लोन एंड ग्रांट सपोर्ट टू द कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट। हेयर नोवेयर इट इज रिटन कि आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जा रहा है। दैट इज व्हाई सेकंड स्टेटमेंट वाज रॉन्ग। ओके, सिंपल सा है, आपको कम्युनिटी बेस्ड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए है ये एक अम्ब्रेला स्कीम ऑफ नाबार्ड। फिर आते हैं द कॉर्पस ऑफ द प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट फंड PODF मेंटेन्ड बाय नाबार्ड हैज बीन एनहांस्ड टू व्हाट। अब ये लिमिट बेस्ड क्वेश्चन बड़ा पूछता है IBF रूरल बैंकिंग में। तो व्हाट इज द लिमिट, अभी कितनी एनहांस हुई है? डेटा हो गए, लेटेस्ट डेटा, लिमिट जो है एनहांस हुई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन देखे जाते हैं जो सिंपल सिंपल आते हैं, वो उनकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी सिंपल ही आते हैं, उतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होंगे। मैक्सिमम डिफिकल्टी आपको होगी इन दी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, उनको हम महामैराथन में देखेंगे। So the right answer is what? It is 100 crore. C is the right answer. So PODF, Producer Organizations Development Fund, collectivization of agricultural produce through producers organizations has emerged as one of the effective means to increase farmers income। farmers income को डबल करना तो 2016 के बाद से डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, बट जो फंडिंग है या फिर हम बोलें जो विजन है वो कहीं ना कहीं बहुत पहले स्टार्ट हो गया था, फाइन। Particularly the small producers by way of improved bargaining power, access to the farm inputs, modern technologies, etc. For strengthening the FPOs, that is farmer producer organizations, NABARD from its own operating surplus created the Produce Organization Development Fund। तो एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है that who developed this fund? The right answer will be NABARD। ओके, कब स्टार्ट हुआ था? इन द ईयर ऑफ 2011, इनिशियल कॉर्पस वाज 50 करोड़। Now, it enables FPO members to achieve economies of scale, exercise increased bargaining power, leverage the access to better inputs technologies। तो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने प्रोड्यूस के लिए जो भी उन्होंने खेती करी है उसको बेचने के लिए अच्छा प्राइस उनको मिले, वो यहाँ से भी कहीं ना कहीं हेल्प मिलती है PODF से भी। और दूसरा, जो भी आप ये फंड है यूज करके अपने लिए, अपने खेत के लिए, अपने फार्म्स के लिए यू कैन यूज बेटर इम्प्लीमेंट्स, बेटर इनपुट्स। द कॉर्पस ऑफ PODF मेंटेन्ड बाय नाबार्ड इज नाउ एनहांस्ड टू 100 करोड़। तो 100 करोड़ अब इसकी लिमिट हो चुकी है। और क्वेश्चन ये भी आ सकता है दैट द पर्टिकुलर कॉर्पस अंडर PODF इज मेंटेन्ड बाय whom? अगेन नाबार्ड विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू SLBC UTLBC मीटिंग्स have a completion deadline linked to the end of the quarter except SLBC स्टेट लेवल। चलो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फुल फॉर्म क्या है, ऐसे ही मतलब क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, इसलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वी आर नॉट गिविंग यू द फुल फॉर्म्स। SLBC UTLBC होता क्या है, अगर आपको नहीं पता तो मुश्किल हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। इफ यू नो इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
सो आपके पास मीटिंग्स होती हैं फाइन, स्टेट लेवल, यूटी लेवल पे, एंड कंप्लीशन डेडलाइन जो है वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ का, वो एंड ऑफ द क्वार्टर ही रखा जाता है। जिस क्वार्टर में मीटिंग हो रही है उसके एंड तक आपको कंप्लीट करना है एक पर्टिकुलर टास्क जो भी मीटिंग में डिस्कस हुआ है, एक्टिविटीज़, वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ जो भी डिस्कस हुई हैं। एक्सेप्ट फॉर व्हाट, कौन सा इनमें से नहीं होता, डेडलाइन किसकी नहीं होती टिल एंड ऑफ द क्वार्टर? Reminder regarding the exact date of meeting, submission of data by the banks to SLBC. Deadline for receipt of information or data by SLBC convener bank, holding of the meeting, या फिर forwarding the minutes of the meeting to all the stakeholders. What will be the right answer? So the correct answer is accept the forwarding of minutes of meeting to all the stakeholders. तो नॉर्मली भी जब आप अपनी ब्रांच में मीटिंग्स करते होंगे तो एक डेडलाइन जो है हर एक चीज़ की होती है। जो भी टास्क आपने आज असाइन किया अपने स्टाफ मेंबर्स को, उन्होंने वो अचीव करा कि नहीं करा एक हफ्ते में या फिर सेम डे या फिर एक महीने में। लेकिन मिनट्स ऑफ मीटिंग नॉर्मली वी डू नॉट सी एनी डेडलाइन, और यहाँ पे भी वही है, डी इज द राइट आंसर। तो एक्टिविटी यहाँ पे शेड्यूल्ड है आपकी स्टेट लेवल, जो कमिटीज़ हैं या फिर आपके पास यूटी लेवल की जितनी भी कमिटीज़ हैं, एंड उसके अंदर वेरियस वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन गिवन अलोंग साइड, आपको डेडलाइन भी बताई गई है। तो प्रिपरेशन ऑफ द कैलेंडर फॉर दीज मीटिंग्स, इंटीमेशन टू ऑल द कंसर्न्ड of cutoff dates of for submission of data and the date of meeting as per the dateline given below। जो भी आपकी डेटलाइन गिवन होगी वो होनी चाहिए 15th जनवरी एवरी ईयर। हर बार वो 15th जनवरी एवरी ईयर should be completed 15th January, it's not the 15th day of any month, 15th January is the right answer। Reminder regarding the exact date of meeting and submission of data by the banks to SLBC, 15 days before the end of the quarter। Same deadline for the receipt of information by SLBC convener bank, जो भी मीटिंग कन्वीन करेगा बैंक, वो भी 15 days from the end of the quarter है। Distribution of agenda come background papers 20 days from the end of your quarter। तो 15 days before the end of the quarter और 15 days from the end of the quarter, ये दोनों चीजें आपने याद रखनी है। बिफोर मतलब आपका क्वार्टर एंड होने वाला है उससे 15 दिन पहले, फ्रॉम मतलब क्वार्टर खत्म हो गया उसके 15 दिन के अंदर अंदर। Distribution of agenda 20 days from the end of the quarter, holding of meeting within 45 days from the end of the quarter, forwarding the minutes, it should be within 10 days from holding the meeting। Follow up of the action points emerged from the meeting, it should be completed within 30 days। तो SLBC की जो भी मीटिंग्स होती हैं उसके अंदर आपने ध्यान रखना है दैट ऑलवेज देयर इज अ डेडलाइन फॉर ईच एंड एवरी टास्क, और मोस्टली हम देखते हैं 15 डेज ही यहाँ पे होता है जो मेन चीज़ है रिमाइंडर के लिए और डेडलाइन फॉर रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन SLBC पे ही क्वेश्चन है आपके पास। Which of the following statements about SLBC convener banks and their websites is are correct? Quickly tell me the right answer. What will be the correct answer? तो बैंकिंग कमेटी पे ही दोबारा क्वेश्चन है, स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी पे है इस बार। SLBC convener banks are required to maintain websites that provide information on lead bank scheme, the LBS, a very important scheme। एग्जाम में 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको LBS का इस बार, हर साल ही आता है, इसलिए वी आर सो मच कॉन्फिडेंट। एंड गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो वेबसाइट्स जो है वो मेंटेन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, विच प्रोवाइड द LBS इंफॉर्मेशन।
The information on the website should be accessible only to the government officials and bank employees, या फिर out in the open public domain में भी है वो. RBI has issued guidelines to standardize the information and data to be made available on SLBC websites, and this information must be kept updated regularly. Right? So whenever we talk about RBI, it has issued guidelines, and when we are discussing the data which is available on SLBC website, क्या वो regularly update होना चाहिए? RBI ने ऐसे बोला है कहीं पे, कोई circular आया है क्या? Right answer is option C again, only 1 and 3. Information जो है website की, it is not only accessible to the government officials and the banks, but overall public domain में भी जो information है वो भी जानी चाहिए. That is why second statement will be a wrong one. Fine. So SLBC convener banks, they are required to maintain the SLBC websites. Okay. And the information related to all the various aspects should be available to common man also. Next, PLPs, the potential linked credit plans. Which of the following statements is true regarding the preparation and approval of PLPs? तो PLPs क्या होते हैं? Potential linked credit plans. What do we mean by them? Do let me know in the chat section. अगर आपको पता है that PLP क्या है. So PLPs are primarily prepared by commercial banks, focus on individual farmer loan application. तो individual farmer loan की application जो है वही देखते हैं, या फिर we have some broader aspect here, a potential linked credit plan. NABARD ensures that PLPs are prepared by their DDMs, that is district development managers, to be focused and implementable. A pre-PLP meeting is convened by NABARD in April every year to finalize the PLP for the upcoming year. आने वाले सालों के लिए we are having various agendas, और उसके लिए एक pre-PLP meeting होनी चाहिए हर साल अप्रैल में. The state government responsible for preparing the final PLP projections after reviewing the district level input. Who is responsible for preparing the final PLP? That is potential linked credit plan. The right answer is option B. NABARD ensures that PLPs are prepared by district development managers. And when we talk about the implementation, तो वो भी कहीं ना कहीं NABARD ही focus करता है. So here you can see that the potential linked credit plans, these are just the step towards decentralized credit planning with the basic objective of mapping existing potential for development through bank credit. तो जो भी potential है आपके पास development का, उसमें कभी भी रुकावट नहीं होनी चाहिए, कोई hindrance नहीं होनी चाहिए, वहां पे बैंक क्रेडिट मिलना चाहिए. उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है known as PLP. PLPs take into account long-term physical potential, availability of infra support, marketing facility, etc. via government initiatives. NABARD to take measures to ensure PLPs are prepared by their DDMs. और अगर हम बात करें प्री PLP मीटिंग, तो इट इज ऑब्वियसली कन्वीन्ड बाय द LDM ड्यूरिंग जून एवरी ईयर. फाइन, तो ये जून में होती है, इट इज नॉट इन अप्रैल. यहाँ अप्रैल लिखा था ना शायद. यस, इट इज नॉट इन अप्रैल, जून में होती है in every year. Fine. So this was it for today's mini marathon. Now we are left with the mini marathon of C and D, और हो सकता है आपके लिए एक special session भी आए. So if you are new to this particular channel, then do subscribe our channel, that is Officers Adda 247. And if you are struggling with the rural banking elective, let me remind you that we are conducting the classes of Power Pack Revision Batch, which has already started. और अभी इसमें हम मॉड्यूल बी कवर कर रहे हैं. सो मॉड्यूल ए की क्लासेस यू कैन हैव द रिकॉर्डिंग्स ऑफ देम, वहाँ से आप देख सकते हैं, और कोई डाउट हो तो क्लास में पूछ सकते हैं. आज से अगर आप एनरोल करते हैं तो मॉड्यूल बी ऑनवर्ड्स यू कैन हैव द क्लासेस लाइव. फाइन. टू कॉन्टैक्ट, टू हैव अ पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट पॉइंट जहाँ पे आप कॉल करके पूछ सकें अबाउट द कोर्सेज, तो हेयर इज द नंबर 0981 इस नंबर पे आप कॉल करेंगे, और डायरेक्टली आपको बेस्ट ऑफर्स भी मिल जाएंगे, प्लस द टीम विल गाइड यू इन अ बेटर मैनर कि किस तरह से आप एनरोल कर सकते हैं.
फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर। और इस सेशन को रिवाइज जरूर से करना फ्रॉम द पीडीएफ विच इज प्रोवाइडेड इन द वर्चुअल लाइब्रेरी। ऑल द बेस्ट।